हेलो गाइस, आज हम सेकंड नंबर टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आपने पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तथा शेयर करिए। चलिए शुरू करते समय को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, यानी काम का जारी होना या काम का चलते रहना। जैसे यदि मैं कहीं अपने स्थान से कहीं जा रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ, यदि मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं खाना खा रहा हूँ, यदि मैं पानी पी रहा हूँ तो मैं पानी पी रहा हूँ। यानी उस काम का कुछ हो जाना और कुछ चलते रहना। जैसे मंदसौर जाना या एक गांव से दूसरे गांव जाना, तो जैसे हम बीच में चले गए, आधे चले गए और आधे और हम अभी आधा और जाना बाकी है, तो इसे हम कहेंगे मैं जैसे मंदसौर जा रहा हूँ तो कुछ तो आ चुका हूँ और कुछ अभी आगे चलना है। इस प्रकार से कुछ काम हो जाना और कुछ काम का और लगातार करते रहना, इस प्रकार के टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब जैसे यहाँ मैंने कहा कि वे कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई हो चुकी है, अभी चल रही है, कक्षा के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, अभी काम चल रहा है। इस बात का संकेत ये है कि प्रेजेंट है। काम चल रहा मतलब प्रेजेंट, अभी वर्तमान में चल रहा है। अगर यहाँ ये आता है कि वे कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे तो इसका मतलब काम खत्म कर चुके हैं, तो यहाँ पर टेंस पास्ट हो जाता। लेकिन प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, यानी टेंस का पहला पुत्र जिसका नाम है प्रेजेंट टेंस और उसका दूसरे नंबर का पुत्र जिसे हम कंटिन्यूअस मैंने बताया था, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम समझ रहे हैं। अब हम यहाँ पे पहले इसके लिए मैंने सहायक क्रिया को हम सबसे पहले समझेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर सहायक क्रियाएं होती है, वो होती है एक इज, दूसरी एम और तीसरी आर। इस चीज पर हमें विशेष फोकस करना है, इसे सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रियाएं अलग अलग टेंस में अलग अलग होगी। इससे पहले वाले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो समझा था उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत इस प्रकार के स्वीकारात्मक वाक्यों के अंतर्गत कोई सहायक क्रिया नहीं थी। लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंतर्गत हमने सहायक क्रिया पढ़ी थी इससे पहले वाले टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत डू और डज। परंतु वो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत सहायक क्रिया का यूज नहीं होता है। इस टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत स्वीकारात्मक टेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सभी जगह इज एम आर सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ होगा। अब एक वचन कर्ता कौन कौन से हैं? जैसे किसी व्यक्ति का नाम, और राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, गोपाल हो सकता है। उस व्यक्ति के नाम के साथ यदि अकेला व्यक्ति है तो उसके साथ इसका प्रयोग। इसके अलावा एक वचन कर्ता के साथ कुछ भी हो सकता है, जैसे ही मतलब वह, और शी भी हो सकता है, शी मन वह, दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन यह लड़की के लिए प्रयोग होता है और यह लड़के के लिए प्रयोग होता है, यह हमें मालूम होना चाहिए। ही यदि कोई लड़का है तो उसके लिए, और शी कोई लड़की है तो, जैसे वह गीत गा रही हैं तो शी का प्रयोग, वह गीत गा रहा है ही का प्रयोग। तो यहाँ पर राम, ही या शी या अन्य कोई भी एक वचन करता हो वहां पे इज का प्रयोग हमें करना है। दूसरा आता हमारा एम। एम का प्रयोग कहाँ होगा? एम का प्रयोग जो होगा वह केवल आई के साथ होगा, ओनली आई के साथ हमें एम का प्रयोग करना। इसके अलावा कंटिन्यूअस टेंस में आई के अलावा किसी के साथ एम का प्रयोग नहीं करना है, केवल आई के साथ एम का प्रयोग होगा। अब आता है आर। आर का प्रयोग यहाँ पे एक वचन कर्ता के लिए होता है, इसका प्रयोग। आर का प्रयोग हमें बहुवचन कर्ता के लिए, यानी बहुवचन कर्ता यानी कार्य करने वाला जो कर्ता है, जो सब्जेक्ट है, वह बहुवचन। बहुवचन से मतलब जैसे दे, जैसे वी, यू और अन्य बहुवचन कुछ भी हो सकता है। जैसे राम एंड श्याम एक साथ अगर लिख दूं मैं
राम एंड श्याम, तो ये 2 व्यक्ति हो गए। तो यहाँ पर ये 2 व्यक्ति एक साथ अगर काम करें तो ये भी बहुवचन की लाइन में ही आएगा, इसे भी अपन बहुवचन ही कहेंगे। तो चलिए, बहुवचन कर्ता यानी दे, वी, यू और अन्य बहुवचन कर्ता कुछ भी हो सकता है जहाँ पे हमें आर का प्रयोग करना है। ये हमें महत्वपूर्ण चीज़ें जो ध्यान रखना है। फिर बता रहा हूँ, इसका प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ, जैसे राम, ही, शी, और एम का प्रयोग यानी केवल आई के साथ, और आर का प्रयोग जितने भी बहुवचन करता है वहाँ पर किया जाएगा। इसे सहायक क्रियाएं कहते हैं। अब इसका हम सूत्र की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, यानी कर्ता मतलब काम करने वाला। फिर उसके साथ हम जोड़ेंगे सहायक क्रिया, यानी सहायक क्रिया क्या है, इज, एम या आर, इसमें से कोई भी एक चीज आएगी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यानी बचा हुआ भाग। इस प्रकार से सबसे पहले हमें कर्ता लिखना है। कर्ता के अनुसार इन तीनों में से कोई भी एक सहायक क्रिया आएगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में बचा हुआ जो कॉम्प्लीमेंट जो होता है, बचा हुआ भाग जो होता है वो लिखा जाता है। ये फार्मूला हमें याद रखना है। मैं सूत्र की दृष्टि से या सूत्र के हिसाब से बताने के बजाय अपने तरीके से समझाना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। अब इसकी पहचान क्या है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और कंटिन्यूस का मतलब जो वर्तमान में काम चल रहा है। जैसे इस वाक्य में अगर देखें लास्ट में रहे हैं, फिर दूसरे वाक्य में देखें तो वहाँ पे रहा है, फिर राम स्कूल जा रहा है, वह मंदिर जा रही हैं, और मैं भोपाल जा रहा हूँ। तो यहाँ पे रहा हूँ, रही हैं, रहा है, रहे हैं आदि अगर वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में इस प्रकार रहा है, रही हैं, रहे हैं आए, तो हमें इज, एम, आर में से किसी एक सहायक क्रिया का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाना है। कंटिन्यूअस टेंस का विशेष महत्व होता है। जहां भी कंटिन्यूअस टेंस दिखे, एक बात हमें ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी जब भी हमें कंटिन्यूअस शब्द दिखे, यानी कंटिन्यूअस काम का चलते रहना। जैसे वे कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, या कर रहे थे, या कर रहे होंगे। किसी भी कंडीशन में रहे शब्द आ जाए, रहे हैं से पीछे मत देखो, केवल रहे, रहा, रही, रहा, तो समझ जाना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आईएनजी आपको लगाना है। जैसे कोई वाक्य है, जैसे उसमें अगर आपकी सहायक क्रिया आ रही गो, तो उस गो के साथ आपको आईएनजी लगाना है, अर्थात गोइंग लिखना है। अब हम कुछ वाक्यों से इसको बहुत सरल ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। वे कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, पहला वाक्य हम समझने का प्रयास करते हैं। वे कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे वे के लिए हम इसको बनाना चाहेंगे वाक्य को, तो वे के लिए हमें पता है दे आएगा। अब ये सिंगुलर है नहीं, ये प्लूरल है, अर्थात ये बहुवचन है। यानी कक्षा में पढ़ाई करने रहे जो बच्चे हैं वो एक से अधिक विद्यार्थी हैं, अर्थात वे है। और बहुवचन के साथ मैंने अभी यहाँ बताया था कि बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाएगा, हम लिखेंगे दे आर। सहायक क्रिया के हमेशा याद रखिए, सहायक क्रिया के बाद हमेशा मुख्य क्रिया आती है, अर्थात मेन वर्ब। मेन वर्ब जैसे अब मेन वर्ब क्या है, हम उल्टे चलेंगे। मैंने कहा दे आर के बाद हम उल्टे चलेंगे। पढ़ाई कर रहे हैं, काम पढ़ाई का है, और पढ़ाई को हम बोलते हैं रीड। और इसके आगे हम लगा देंगे रीडिंग, यानी आईएनजी लगा देंगे। तो दे आर यानी सहायक क्रिया के जस्ट बाद आपको मुख्य क्रिया का प्रयोग करना है। तो दे आर रीडिंग। अब कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने कहा उल्टा चलना है अपने को। यहाँ तक का एक वाक्य हो गया। अब ये कक्षा में यानी इन द क्लास, इन द क्लास। दे आर रीडिंग
स्टडी आएगा, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, सॉरी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये पढ़ नहीं रहे हैं, वे कक्षा में पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अर्थात स्टडिंग, STUDYING स्टडिंग आएगा। इंग्लिश में बहुत ही ध्यान से सावधानी से अपने को वाक्य को समझना पड़ता है। पढ़ रहा है और पढ़ाई कर रहा है में दोनों में अंतर है। पढ़ रहा है मतलब पुस्तक पढ़ रहा है तो वहाँ आएगा रीडिंग, लेकिन पढ़ाई कर रहा है अर्थात स्टडी कर रहा है वो, तो यहाँ लिखेंगे दे आर स्टडिंग, STUDYING स्टडिंग इन द क्लास, ये वाक्य बनेगा। अब मैं आपको साथ के साथ में 4 प्रकार के वाक्य इसी टेंस में, इसी वाक्य में समझाने का प्रयास करूँगा। मैंने कहा था कि वाक्य 4 प्रकार के होते हैं प्रत्येक टेंस के अंतर्गत। पहला वाक्य होता अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि ये वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, जिसमें न नेगेटिव होता है, न इंट्रोगेटिव होता है, न इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। तो ये वे कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, दे आर स्टडिंग इन द क्लास। अब इसी वाक्य को में कुछ भी नहीं करना है, वे कक्षा में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या नहीं लगाना है। वे कक्षा में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अब वे कक्षा में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अभी आप फिलहाल समझ लीजिए कि नहीं, अपने पास हमें याद नहीं है कि नहीं है। हमें अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य बनाना था, हम लिखेंगे दे आर स्टडिंग, दे आर, अब स्टडिंग लिखेंगे STUDYING स्टडिंग इन द क्लास, इन द क्लास, यानी दे आर स्टडिंग इन द क्लास, यानी वे कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। अब नहीं लगना है तो ये किस जगह लगेगा? हर वाक्य में बाहरी टेंस के लिए नियम एक जैसा होता है। आप अगर इस चीज़ को यहाँ अच्छी तरह समझ जाएंगे तो अगली टेंस में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। वे कक्षा में पढ़ाई नहीं कर रहे, दे आर नॉट, यहाँ पे अर्थात सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, यानी ING से पहले, मुख्य क्रिया से पहले और सहायक क्रिया के बाद, इन दोनों क्रियाओं के बीच में नोट को फंसाना है। यानी दे आर नॉट स्टडिंग इन द क्लास। बस नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए नोट को हमेशा इस जगह सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाया जाता है। ये हमें देखना है। अब इसी वाक्य को वे कक्षा में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसी वाक्य को फिर चेंज करना है। तो यहाँ आएगा क्या, आगे से पीछे लगा दो, क्या वे कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, वाक्य बन गया क्या वे कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पे वाक्य में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ पे पूछा गया क्या वे कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे क्या अगर आ जाता है और वे हैं, तो देखो इस क्या पर छोड़ दीजिए आप, दे, फिर मैं वही वाक्य लिख रहा हूँ जैसे पहले लिखा था, दे आर स्टडिंग इन द क्लास। अब देखिए यहाँ से ये आर हटा करके केवल आगे लिखना है और कुछ नहीं करना है, हम लिखेंगे। और यहाँ पर इसका पहला अक्षर कैपिटल होता है तो दे आर, सॉरी, और ये इसमें हो जाएगा आर दे, और ये यहाँ नहीं रहेगा, ये आगे आ जाएगा। तो वाक्य बन जाएगा आर दे स्टडिंग इन द क्लास। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने केवल इस आर को उठा करके आगे रख दिया और बाकी वाक्य यथावत है। तो ये क्या, जैसे ही क्या लग जाता है वाक्य के अंतर्गत, उस हेल्पिंग वर्ब को आप आगे रख दीजिए, तो आपका ये प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना है। अब इसी प्रकार के वाक्य को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, क्या वे कक्षा में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो ये आर तो हमने यहाँ लिख दिया, दे आर दे। अब इन दोनों के बीच में पहले हमने देखा था कि दोनों के बीच में नोट था, तो आर तो यहाँ आ गया तो नोट यहीं रह जाएगा, अर्थात आर दे नॉट स्टडिंग इन द क्लास, यानी कर्ता के जस्ट बाद नोट आएगा और कर्ता के जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब को आपको लगाना है। काम करने वाले की इस तरफ नोट और काम करने वाले से पहले सहायक क्रिया आ जाएगी, बाकी वाक्य यथावत रहेगा। अब हम इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को
समझेंगे। दूसरा वाक्य है हमारा वह अच्छा काम कर रहा है। दूसरा वाक्य है अपना वह अच्छा काम कर रहा है। वह अच्छा काम कर रहा है। वह कर रहा है, अगर यहाँ रही होता तो हम लिखते शी, लेकिन काम कर रहा है इसलिए हम लिखेंगे ही। अब व्यक्ति करने वाला एक वचन है अर्थात सिंगुलर है, इसलिए एक वचन कर्ता के साथ इज आएगा, यानी ही इज। अब ही इज, अब वह काम कर रहा है, यहाँ तक एक ही वाक्य बनेगा, पूरा काम कर रहा है तो ही इज डूइंग, सॉरी यहाँ तक कर रहा है, करना मतलब डू, तो ही इज डूइंग, यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा हो, अच्छा काम, हम लिखेंगे गुड वर्क, ही इज गोइंग गुड वर्क, वह अच्छा काम कर रहा है, यानी ही इज डूइंग गुड वर्क, वह अच्छा काम कर रहा है। ही के साथ वह के लिए ही एक वचन कर्ता के साथ इज, और कर रहा है यानी डू मन करना, डूइंग मन कर रहा है, डूइंग, और अच्छा काम मतलब गुड वर्क। अब वही वाक्य को हम नेगेटिव वह अच्छा काम यहाँ लिखेंगे नहीं कर रहा है, इसी वाक्य में हम इसी को बढ़ा देंगे वह अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो हम लिखेंगे ही इज। अब मैंने कहा था सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया यानी डूइंग मुख्य क्रिया, इसके साथ आईएनजी लगाया गया है डूइंग, तो इन दोनों के बीच में नोट का प्रयोग करना है या नहीं। सहायक क्रिया के बाद अगर आप ये याद नहीं रखोगे दोनों के बीच में, तो हमें याद रखना है सहायक क्रिया के बाद हमें नोट का प्रयोग करना है, अर्थात ही इज नॉट डूइंग गुड वर्क, केवल ये नोट इस जगह लगाना है, इतने वाक्य नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब यहाँ पे आया क्या वह अच्छा काम, फिर नहीं लिखना आपको, क्या वह अच्छा काम कर रहा है, वाक्य है क्या वह अच्छा काम कर रहा है, तो जो सिंपल वाक्य है स्वीकारात्मक वाक्य वह है ही इज डूइंग गुड वर्क, तो इस इज को आगे रख दीजिए, तो यहाँ पर हटा करके इस इज को यहाँ लगा दीजिए और एज इस्तेमाल कर दीजिए, इज ही डूइंग गुड वर्क, सहायक क्रिया आगे लगने से वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है, इज ही डूइंग गुड वर्क, और वाक्य बन जाता है क्या वह अच्छा काम कर रहा है। अब अगर इसी वाक्य को क्या वह अच्छा काम नहीं कर रहा है अर्थात इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर आपको वापस नहीं लगाना है और यहाँ क्या लगाना है, क्या वह अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो इज तो यहाँ रहेगा, इज भी यहाँ रहेगा, इन दोनों के बीच में नोट लगाना है, इज ही नॉट डूइंग गुड वर्क। इस प्रकार से यह आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगला वाक्य है अपना सेंटेंस है राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, अब लिखेंगे राम, अब राम सिंगुलर इसलिए राम इज, अब जा रहा है यानी गो मन जाना, आईएनजी मन रहा है का मतलब ही होता है आईएनजी, तो राम इज गोइंग, और मैंने कहा जाने के लिए टू आगे लगा दो, तो गोइंग टू कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो राम स्कूल जा रहा है, राम मंदसौर जा रहा है, राम इज गोइंग टू मंदसौर, राम भोपाल जा रहा है, राम इज गोइंग टू भोपाल, राम कहीं भी जा रहा है ना, तो इस प्रकार से हम जहाँ जा रहा है उसको टू लगा करके उस स्थान का नाम हमें लिखना है। अब यहाँ पर इसी वाक्य को हम नकारात्मक राम स्कूल नहीं जा रहा है, मैं शॉर्ट बनाना चाहूँगा, राम स्कूल नहीं जा रहा, तो राम इज, यहाँ पे इस दोनों के बीच में आपको नोट लगाना है, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, यदि प्रश्नवाचक है क्या राम स्कूल जा रहा है, तो हम लिखेंगे इज राम, इज, और ये राम नाम है किसी का इसलिए ये भी कैपिटल ही आएगा, तो इज राम गोइंग टू स्कूल, इज राम गोइंग टू स्कूल, क्या राम स्कूल जा रहा है, क्या राम स्कूल फिर यहाँ नहीं जा रहा है, तो राम इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। किसी प्रकार की किसी भी सहायक क्रिया या मेन वर्ब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। कंटिन्यूअस टेंस सबसे सरल टेंस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, वर्ब की फर्स्ट का अनुसार आईएनजी लगाना है, बहुत ही सरल टेंस है। अब इसी प्रकार से हमारा वाक्य है
वह मंदिर जा रही हैं, वह मंदिर जा रही हैं। मैं वीडियो को शॉर्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। वह मंदिर जा रही है, तो यहाँ लड़की है क्योंकि जा रही है तो हम लिखेंगे शी और उसके साथ भी भी आएगी। शी इज अब जा रही हैं यानी गोइंग, शी इज गोइंग टू टेम्पल, टेम्पल TEMPLE, टेम्पल मतलब मंदिर, तो टेम्पल, शी इज गोइंग टू टेम्पल TEMPLE, टेम्पल मतलब मंदिर। तो यहाँ पे शी इज गोइंग टू टेम्पल, वह मंदिर नहीं जा रही हैं, तो शी इज नॉट। यहाँ पे सहायक क्रिया के बाद मैंने नोट का बार बार जिक्र किया कि सहायक क्रिया के बाद नोट लगा दीजिए, बाकी वाक्य यथावत रहेगा। अगला वाक्य आता है क्या वह मंदसौर जा रही है, तो ये इज आगे लग जाएगा, इज, और ये इसमें हो जाएगा इज शी गोइंग टू टेम्पल, क्या वह मंदिर जा रही हैं। अब अगर आता है क्या वह मंदिर नहीं जा रही है, तो हम लिखेंगे इज शी, मैंने कहा था सहायक क्रिया के बाद नोट लगा दीजिए, यहाँ नोट लगा दीजिए, शी इज नॉट गोइंग टू टेम्पल, वह मंदिर नहीं जा रही हैं। मैं भोपाल जा रहा हूँ, मैं भोपाल, ये वाक्य राम स्कूल जा रहा है, यहाँ मैं भोपाल जा रहा हूँ, मैं भोपाल जा रहा हूँ। यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन है, आई के साथ हमेशा एम लगता है, मैंने बताया था, बस ये इतना सा है। बाकी जैसे राम स्कूल जा रहा, राम इज गोइंग टू स्कूल, इस प्रकार से आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग GOING गोइंग टू स्कूल की जगह हम लिख देंगे भोपाल, जो भोपाल जा रहा है हम लिखेंगे भोपाल यानी भोपाल। तो यहाँ पे कैपिटल आएगा क्योंकि भोपाल स्थान का नाम है, तो आई एम गोइंग टू भोपाल, मैं भोपाल जा रहा हूँ। आई के साथ हमेशा कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत या किसी भी टेंस के अंतर्गत यहाँ पे ध्यान रखना है, कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत 100% आई के साथ एम ही लगेगा, केवल और केवल एम आई के लिए ही बना है। अब मैं भोपाल नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट, मैंने कहा था सहायक क्रिया के बाद नोट लगाना, अर्थात यहाँ नोट लगा दीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू भोपाल। अब मैं भोपाल, क्या मैं भोपाल जा रहा हूँ, तो आएगा एम आई हमेशा कैपिटल रहता है, एम आई गोइंग टू भोपाल। मैं भोपाल नहीं जा रहा हूँ, तो एम आई नॉट गोइंग टू भोपाल, यानी क्या मैं भोपाल नहीं जा रहा हूँ। और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग विशेष क्रम में ध्यान रखना है, यदि ये प्रश्नवाचक हो जाता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है चिन्ह लगाने का। इस प्रकार से बहुत ही सिंपल और सरल ढंग से सेंटेंस को समझा जा सकता है। वाक्य के अंत में रहे हैं, रहा है, रही है, रहा हूँ, इस प्रकार के हिंदी वाक्य में दिखे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस ही हैं। रहा मतलब कंटिन्यूस, अगर हैं तो प्रेजेंट, था है तो पास्ट, और होगा है तो यहाँ पर फ्यूचर आ जाएगा। बाकी कंटिन्यूस का मतलब है रहा, रही, रहा हूँ। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।